हेलो फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशियन ऑफ शिक्षा। तो लास्ट वीडियो में जो हमने क्लास सेवन का जो पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर डिस्कस किया था, पॉलिटिकल साइंस का जो हमारा चैप्टर चल रहा है, जो कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था? जो हमारा राइट टू वोट है, राइट टू वोट जो है वो किस तरीके से हमें एक इक्वल राइट्स देता है, यानी कि समानता का अधिकार देता है। वो हमने किसमें, तो एक कांता की स्टोरी से समझने की कोशिश की, जिसमें जैसे कि जब कांता वोट देने जाती है तो उसी लाइन में उसके जो जैन साहब हैं वो, और जो बड़े बड़े जो आदमी रहते हैं, जैसे कि जो उनके जैन साहब हैं उनके जैसे भी आदमी, और एक कांता जैसे लोग भी, जो कांता जैसे जो आदमी है वो सब क्या है, एक वोटिंग लाइन में एक बराबर एक समानता से खड़ी है। लेकिन फिर हमने इसमें जो काफी जगह पे हमने ये देखा कि कहीं काफी जगह पे जो हमारे देश में क्या है, अन्य प्रकार की भी हमने इसमें असमानताएं देखी। जैसे कि अन्य प्रकार की क्या देखी, तो असामान्यताएं हमें देखने को मिली, जो कि कांता की स्टोरी है उसमें अन्य प्रकार की हमें असमानताएं देखने को मिली। जब कांता अपनी बेटी को लेकर के हॉस्पिटल जाती है तो वहां पे हमें क्या है, अन्य प्रकार की एक समानताएं देखने को मिलती है। किस तरीके से कि जब कांता अपनी बेटी को लेकर हॉस्पिटल जाती है, वहां पे क्या है कि जो जैन साहब जैसे जो लोग हैं, जैन साहब जैसे जो लोग हैं, वो क्या करते हैं, उनको लाइन में खड़े रहने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ती है, जबकि कांता जैसे जो लोग हैं उन्हें अब ट्रीटमेंट कराने के लिए लाइन में खड़े रहने की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे हमें क्या है, एक प्रकार का असमानता देखने को मिलता है। ये चीज हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया। उसमें हमने एक जो दलित मतलब जो एक दलित पर्सन है, ओम प्रकाश, यानी कि जो एक दलित पर्सन है, ओम प्रकाश, उनकी जो एक कहानी है जूठन, जिसमें उन्होंने अपनी आत्मकथा को लिखी है, जो कि अपने दो मतलब 1950 से लेकर के 2013 के बीच में जो अपने जीवन काल की जो उन्होंने आत्मकथा लिखी है जूठन, तो उसमें से हमने जो उन्होंने अपने लाइफ के बारे में जो आत्मकथा में लिखा कि किस प्रकार से उन्हें स्कूल में भेदभाव किया जाता था, किस तरीके से उनसे समाज बर्ताव करती थी, किस लिए, क्योंकि वो सिर्फ एक दलित परिवार से जो बिलोंग करते थे। अगर हम बात करें दलित की, तो जो दलित एक ऐसा शब्द माना जाता है जो हाँ, उन लोगों के लिए हम यूज करते हैं जिसे समाज में क्या करते हैं, सबसे निचली जाति माना जाता है, ऐसा हमने पढ़ा है। और जो जूठन है, जिनमें उन्होंने जो ओम प्रकाश है, उन्होंने अपनी जो आत्मकथा है तो उसमें उन्होंने ऐसा बताया। हमने ये स्टोरी जो 6th क्लास की जो फर्स्ट चैप्टर था, तो उसमें जब हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की स्टोरी जब डिस्कस किया था, तो उसमें भी हमें ऐसा ही डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिला था। तो आज के टाइम पे क्या है, तो ये जितनी भी जो असमानताएं वाली चीज है, उसे हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उन सबको हटा करके एक समान इक्वल अधिकार दे रखा है। तो लास्ट वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था वो क्या था, राइट टू वोट, मतलब इक्वल राइट टू वोट, जैसे कि कोई भी पर्सन हो, उन सबका जो वोट देने का अधिकार क्या है, वो एक समान है, यानी कि सबका एक अधिकार, हर एक आदमी का वोट देने का अधिकार क्या है, तो इक्वल है। फिर हमने जैसे यहाँ पे जो ओम प्रकाश वाल्मीकि है, तो उनका हमने जो उनकी आत्मकथा है जूठन, वो भी हमने इसमें डिस्कस किया था, जो जो कि उन्होंने अपनी जो लाइफ है, यानी कि जो 1950 से लेकर के 2013 तक में जो भी उनके जीवन काल में जो भी घटनाएं हुई, जो भी डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ सोसाइटी ने की, वो सब हमने इस स्टोरी में समझा। फिर हमने एक मिस्टर एंड मिसेस अंसारी की भी स्टोरी देखी, जिन्हें की क्या है, एक रूम की रिक्वायर्ड होती है, और वो एक मुस्लिम रिलीजियस से होने की वजह से उन्हें कोई भी आदमी रूम रेंट पर नहीं देता है। और जो मतलब वहां का जो बिल्डर्स होता है, हाँ, जो बिल्डर होते हैं, वो कहते हैं, लास्ट में वो सजेस्ट भी करते हैं कि वे अपना नाम बदल ले, जबकि मिस्टर जो अंसारी है वो इस चीज में अनकंफर्टेबल फील करते हैं, लेकिन वो नाम नहीं बदलते। आफ्टर 1 मंथ स्ट्रगल करने के बाद फाइनली उन्हें एक रूम मिल जाता है। तो इस स्टोरी में भी हमने देखा कि जो शेड्यूल कास्ट होते हैं, यानी कि जो दलित लोग होते हैं, उनसे किस तरीके से भेदभाव या सोसाइटी में उनके प्रति डिस्क्रिमिनेशन हमें देखने को मिलता है। ये हमने इन स्टोरी में समझा।
आज जो हम डिस्कस करेंगे, आज का जो हमारा डिस्कशन टॉपिक रहेगा वो रहेगा जो हमारी कंट्री यानी कि जो जो अ, हमारा जो देश है यानी कि भारत भारत में जो लोकतांत्रिक समानता है, हम उसको इस आज से इसमें डिस्कस करेंगे। तो हमारे संविधान में किस प्रकार की जो समानता है, यानी कि हमारे देश में जो संविधान है यानी कि हमारे देश का जो संविधान है वो किस प्रकार से हमें क्या है एक समानता का अधिकार दे रखा है, वो हम इस चैप्टर में समझने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किस किस आर्टिकल में राइट टू इक्वालिटी की बात की गई है। जैसे कि जो भारत का जो संविधान है वो क्या है, सभी व्यक्तियों को क्या मानता है, तो समान मानता है। इसका मतलब यह है कि चाहे वो पुरुष हो या मतलब मेल हो फीमेल हो, यानी कि पुरुष हो महिला हो, कोई भी कास्ट का पर्सन हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, ट्राइब्स हो, एजुकेशनल हो, चाहे उसका इकोनॉमिक स्टेटस कैसा भी हो, सबको हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, सबको एक इक्वलिटी राइट देता है। सबको क्या करता है, एक इक्वलिटी राइट देता है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, जो 1975 में जो एक फिल्म आई थी दीवार, आई थिंक ये अमिताभ बच्चन की मूवी है, तो उसमें क्या है, जब अमिताभ बच्चन अपने चाइल्डहुड में एज अ शूज पॉलिश का काम करते हैं, तो वहां पे एक बिजनेसमैन आता है और उससे अपने शूज पॉलिश कराता है और जो कॉइन्स वो फेक करके देता है। तो यहाँ पे जो अमिताभ बच्चन है उसको कहते हैं कि कॉइन्स उसे फेक करके ना दे, बल्कि उठा करके एक रिस्पेक्टफुली से उनके हाथ में दे। क्यों? क्योंकि वो काम कर रहा है, ना कि भीख मांग रहा है, और वो पैसे उसके हक के हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो पार्लियामेंट है उसका जो स्तंभ है वो इस फिगर में क्या है, पब्लिक को दिखा रखा है, यानी कि हर एक आदमी स्तंभ की जगह पे किसको, पीपल को दिखा रखा है। इसका मतलब क्या है कि हमारे पार्लियामेंट में जो भी पीपल जाते हैं वो किसके द्वारा इलेक्टेड होते हैं, बाय द पीपल इलेक्टेड होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, लोग, मतलब जिसे हम जनता का शासन कह सकते हैं। तो इसीलिए ये जो पिक्चर में जो पार्लियामेंट की जो स्तंभ है यानी कि जिसपे हमारा पार्लियामेंट टिका हुआ है, तो उसमें जो भी जो लीडर्स भेजे जाते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो किसके रिप्रेजेंटेटिव माने जाते हैं, तो वो जो आम पब्लिक होते हैं तो उनके रिप्रेजेंटेटिव माने जाते हैं। वो चीज इस पिक्चर में दिखाने की कोशिश की गई है और समझाने की कोशिश की गई है। अब हम बात करें जहाँ की हमारे देश में पहले क्या था, कास्ट को लेकर के, जैसे कि जो शेड्यूल कास्ट यानी कि जो छोटे जाति के जो लोग हुआ करते थे, उन्हें हमें उनके साथ अक्सर हम सोसाइटी में क्या, तो भेदभाव या दुर्व्यवहार हमें अक्सर देखने को मिलता था। अगर हम उदाहरण के तौर पर देखें, जैसे कि जो ओम प्रकाश है, ओम प्रकाश की स्टोरी हो गई जूठन, उसमें और मिस्टर एंड मिसेस अंसारी अंसारी की स्टोरी देख ले, या हम सिक्स क्लास में जो सिक्स क्लास के फर्स्ट चैप्टर में ही सिक्स क्लास के जो हम फर्स्ट चैप्टर में ही जो चैप्टर जब डिस्कस किया था, उसमें हमने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की एक स्टोरी डिस्कस की थी। तो उसमें हमें साफ पता चलता है कि जब हमारा देश में कॉन्स्टिट्यूशन प्रॉपरली बनकर नहीं इम्प्लीमेंट हुआ था, और उस टाइम और आज भी हमें काफी हद तक क्या है, जो दलित यानी कि जो छोटे कास्ट के लोग हैं उनके साथ हमें आज भी क्या है, सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। जबकि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या है, सबको एक समान अधिकार दे रखा है, उसके बाद भी हमें आज सोसाइटी में क्या है, तो भेदभाव देखने को मिलता है। और उनकी रक्षा के लिए आज भी हमारे जो लॉ मेकर्स है आज भी उसमें कानून बनाते हैं, ताकि जो भी भेदभाव है वो और मतलब पूरी तरीके से खत्म किया जा सके। अगर हम बात करें पहले की तुलना में, तो पहले की तुलना में क्या है कि आज के टाइम पे सोसाइटी में हमें जो दलित लोग हैं उनके साथ भेदभाव काफी हद तक कम देखने को मिलता है। इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो क्या है, हमारे हमारे संविधान में जो सबको एक समानता का अधिकार दे रखा है, तो उसके वजह से क्या है, आज हम अपने समाज में जो डिस्क्रिमिनेशन है, ये जो अनटचेबिलिटी जैसी जो एक्टिविटीज है, वो हम काफी हद तक कम देखने को हमें मिलता है। अब जहां तक बात करें, जो हमारा संविधान है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, समानता को स्थापित करने के लिए क्या है, कुछ प्रावधान किए गए हैं। अगर हम बात करें, जैसे कि जो पहला प्रावधान है, यानी कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो, अगर हम बात करें किसी, अगर हम बात करें आर्टिकल मतलब आर्टिकल 17 की, आर्टिकल 17 की, आर्टिकल 17 क्या कहता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, कि जो हर एक व्यक्ति है, चाहे वो प्रेसिडेंट हो,
प्राइम मिनिस्टर हो, गवर्नर हो, या एक कांता जैसा मतलब कांता जो है उसका जैसा ही पर्सन क्यों ना, चाहे वो एक रिक्शा चलाने वाला हो, होम मेकर हो, या एक कोई भी हो, प्रेसिडेंट से लेकर के एक चपरासी तक क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग क्या है, सब समान है। अगर हम उदाहरण के टाइप पे जैसे कि जैसे घर का काम करने वाली नौकरानी ले लो, वहां से लेकर के एक प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट तक क्या है, सब हर एक पर्सन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग क्या है, इक्वल है। यानी कि जो आर्टिकल 17 है वो क्या बोलता है, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के आगे हर एक पर्सन क्या है, तो इक्वल है। वहीं पे अगर हम बात करें आर्टिकल 15 की, हमारा जो आर्टिकल क्या है, आर्टिकल 15 है, वो क्या कहता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जात या जन्म स्थान और उसके स्त्री या पुरुष होने के आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये क्या है, हमारा आर्टिकल 15 कहता है। अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में तीसरे वेव की बात करें तो हर एक व्यक्ति क्या है, किसी भी सार्वजनिक स्थान पर जा सकता है, घूम सकता है, अपने पसंद का कोई भी कार्य कर सकता है, उसके आधार पर कोई भी समाज उससे भेदभाव नहीं करेगा। और जो चौथा प्रावधान है हमारे आर्टिकल में, वो क्या है कि हर एक आदमी यानी कि कोई भी जो आदमी है उसके साथ अनटचेबिलिटी जैसा व्यवहार हमारे संविधान के अनुसार कोई भी नहीं कर सकता है। वहीं पे अगर हम बात करें कि जो अगर हम अपने जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनके द्वारा क्या है, संविधान जो मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनके द्वारा ये मांग किया गया था कि जो समानता का जो अधिकार है उसको दो तरीके से लागू किया जाए। यानी कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के जो एडमिनिस्ट्रेशन थे उन्होंने क्या कहा कि जो हमारा जो इक्वालिटी है यानी कि जो राइट टू इक्वालिटी है वो क्या है, दो तरीके से लागू होना चाहिए। पहला जो तरीका है यानी कि उनके अकॉर्डिंग जो पहला तरीका है वो क्या है कि जो पहला है कानून के द्वारा, यानी कि जो उनका जो पहली मांग थी वो क्या था, कानून के द्वारा, कानून के द्वारा, कानून कानून के द्वारा समानता। और दूसरा था सरकार की योजनाओं के द्वारा, सरकार की योजनाओं के द्वारा, सरकार की योजनाओं के द्वारा। यहाँ पे मतलब जो भी कॉन्स्टिट्यूशन की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने क्या कहा था कि जो समानता है हमारे सोसाइटी में दो तरीके से लागू होनी चाहिए। पहला कि कानून के समक्ष हर एक पर्सन क्या हो, बराबर होना चाहिए। दूसरा क्या है, योजना के द्वारा, सरकार की योजना के द्वारा, सरकार की योजना के द्वारा का कहने का मतलब था कि सरकार कोई भी स्कीम अगर बनाती है तो वो स्कीम इस तरीके से होना चाहिए जो भी दलित पर्सन है उसको इस स्कीम का क्या है, लाभ ज्यादा होना चाहिए, जिसके वजह से क्या है, जो अपर कास्ट के लोग हैं जिनके पास हर तरीके की फैसिलिटी है, सरकार ऐसी स्कीम लाए जिसके वजह से वो सारी फैसिलिटी क्या हो, जो दलित लोग हैं यानी कि जो भी शेड्यूल कास्ट या जो भी छोटे कास्ट के लोग हैं जो अन्य यानी कि पिछड़े जनजाति में आते उन सबको वो सारी फैसिलिटी दी, जिसके वजह से क्या हो, हमारे समाज में एक समानता आ सके। उदाहरण के तौर पे अगर हम बात करें जैसे कि स्कूल में क्या है कि मिड डे मील स्कीम सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। इसका मतलब क्या था कि उसमें क्या है, एक सरकार एक तरीके से क्या है कि जो भी शेड्यूल कास्ट यानी कि जो दलित लोग हैं उसको क्या है एक तरीके से समानता ला सके अपनी सरकारी योजना के तहत। जैसे कि ये जो योजना है यह सुनिश्चित करने के लिए चलाई गई थी कि जिन लोगों को अतीत में अवसर नहीं मिले अब उन्हें अवसर मिले। अगर हम बात करें इस दिशा में जो सरकार का उठाया गया कदम है वो क्या है, मध्य भोजन की अवस्था यानी कि जो मिड डे मील स्कीम है जो कि कब स्टार्ट हुई थी, तो 15 अगस्त 1995 को ये मिड डे मील स्कीम स्टार्ट सरकार के द्वारा की गई। अगर यहाँ पे हम नोट करें तो ये जो मिड डे मील की स्कीम है ये सबसे पहले किसके द्वारा आरंभ की गई थी, तो तमिलनाडु के द्वारा ये स्कीम सबसे पहले लागू
की गई थी। जैसे ही हमारा जो उच्च न्यायालय है इस 6 महीने के मतलब जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसने भारत सरकार को ये आदेश दिया कि जो मिड डे मील की स्कीम है वो 6 महीने के अंदर अंदर हर एक राज्य में लागू हो जाना चाहिए, हर एक स्टेट में क्या हो तो लागू हो जाना चाहिए। उसके बाद क्या है, अगर हम आगे देखें तो इस कार्यक्रम के अंतर्गत क्या है, सभी सरकारी प्राथमिक स्कूल के बच्चों को दोपहर का भोजन स्कूल के द्वारा प्रोवाइड किया जाने लगा। इस कार्यक्रम से जो जातिगत जो भेदभाव थे उसको कम करने में क्या है एक तरीके से सहायता मिली। क्यों? क्योंकि जो गवर्नमेंट स्कूल है उसमें क्या है हर जाति के या हर धर्म के जो बच्चे हैं वो आते हैं। तो इस स्कीम के द्वारा क्या है, मतलब इस स्कीम के द्वारा क्या था कि पहली क्लास फर्स्ट क्लास से लेकर के 8th क्लास तक के हर एक बच्चे को दोपहर का खाना मिड डे मील की स्कीम के द्वारा दिया जाए। जो कि क्या है, चाहे इसमें एक दलित का बच्चा हो, दलित का बच्चा हो या किसी किसी अपर कास्ट का बच्चा क्यों ना हो, कास्ट का बच्चा ही क्यों ना, तो सबको क्या है इस स्कीम के द्वारा क्या किया जाए तो भोजन दोपहर का भोजन प्रोवाइड कराया जाए। तो ये स्कीम क्या था, तो एक तरीके से हमारे सोसाइटी में क्या है जो दलित लोगों के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था सोसाइटी में वो किसी तरीके से कम करना था। और इसने काफी हद तक हमारे सोसाइटी में जो दलित के प्रति जो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था वो जो अनटचेबिलिटी जैसी जो एक्टिविटी थी उसको काफी हद तक कम कर दिया। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो क्या है, इशूज ऑफ इक्वालिटी इन अदर डेमोक्रेसी, यानी कि अन्य लोकतंत्र में अन्य लोकतंत्र में समानता, अन्य लोकतंत्र में समानता के मुद्दे। इसमें क्या था कि जैसे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने में अफ्रीकी अमेरिकन लोगों 1950 के अंतिम दशक में अफ्रीकी अमेरिकों को समान अधिकार दिलाने के लिए क्या किया था तो आंदोलन किया गया। यानी कि जो हम वर्ल्ड के जो ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी जो कंट्री है यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इसमें क्या है 1950 में जो हमारे अफ्रीकी अमेरिकन थे उन्होंने आंदोलन किया किस चीज के लिए तो समानता का अधिकार पाने के लिए। किसके लिए तो समानता का अधिकार पाने के लिए। अफ्रीकी अमेरिका को बस में याद जैसे कि उनके साथ किस तरीके जैसे कि हमारे कंट्री में क्या था कि जो दलित लोगों के साथ जो भेदभाव किया जाता था जैसे अनटचेबिलिटी जैसी जो एक्टिविटी की जाती थी उसी तरीके से क्या था तो यूएसए में क्या है यूएसए के अंदर क्या था जो अफ्रीकन अमेरिकन थे यानी कि जो अफ्रीकी अमेरिकन थे उनके साथ क्या था डिस्क्रिमिनेशन देखने को हमें मिलता था। किसके साथ जो अफ्रीकी अमेरिकन थे। उनके साथ किस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो उन्हें बस में यात्रा करने की अनुमति नहीं होती थी, बस में यात्रा करने नहीं दिया जाता था। दूसरा, उन्हें अगर वो बस में यात्रा करते समय उन्हें बस के पीछे बैठना पड़ता था। जब कोई गोरा आदमी बैठना चाहे तो उसे अपनी सीट देनी पड़ती थी। इस तरीके से क्या है जो यूएसए है उसके अंदर जो अफ्रीकी अमेरिकन है उनके साथ इस तरीके से भेदभाव किया जाता था। फिर अगर हम बात करें रोजा पार्क्स यानी कि अब हम किसकी बात करें रोजा पार्क्स, इन्होंने क्या है 1930 से लेकर के 2005 तक एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी। यानी कि जो हमारा रोजा
पार्क्स क्या थी, तो एक अफ्रीकन महिला थी जिन्होंने क्या किया था, 1 दिसंबर यानी कि जिन जो हमारी रोजा पार्क्स थी, उन्होंने वो क्या है, एक अफ्रीकन अमेरिकन ह्यूमन थी जिन्होंने 1 दिसंबर 1955 को यानी कि 1 दिसंबर 1995 में दिन भर काम करके थक जाने के बाद क्या है, थक जाने के बाद बस में उन्होंने अपनी सीट एक घोड़े आदमी को देने से मना कर दिया था। इसके साथ अफ्रीकी अमेरिकन के साथ असमानता को लेकर के एक विशाल आंदोलन प्रारंभ हो गया, जो नागरिक यानी कि जो नागरिक अधिकार आंदोलन कहलाया, यानी कि सिविल राइट्स मूवमेंट कहलाया। यहाँ पे जो एक एग्जांपल बताने की कोशिश की गई कि ये जो 1950 में जो वो यूएसए के बीच में जो अफ्रीकन अमेरिकन ने जो किसके लिए, इक्वल राइट के लिए क्या किया था, जो मूवमेंट किया था, वो किस तरीके से स्टार्ट हुआ कि जो एक रोजा पार्क है, उन्होंने वो क्या किया, पूरे दिन काम करके वो बस से ट्रेवल कर रही थी, तभी वहां पे उस बस में एक गोरा व्यक्ति चढ़ता है, यानी कि व्हाइट पीपल चढ़ता है, और वो उससे सीट मांगता है, तो वो लेडीज क्या है, वो सीट देने से मना कर देती है। इस तरीके से क्या है, 1950 में यूएसए में एक इक्वल राइट के लिए क्या है, मूवमेंट चला, जिसे हम क्या कहते हैं, सिविल सिविल राइट्स मूवमेंट के नाम से हम इसे जानते हैं, जिसे हम सिविल राइट्स मूवमेंट के नाम से जानते हैं। 1964 में 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम ने नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को क्या क्या निषेध कर दिया। जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर क्या है, कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। यानी कि जैसे ही यूएसए में क्या हुआ, 1950 में सिविल राइट मूवमेंट हुआ, उसके बाद क्या था, 1964 द सिविल राइट एक्ट के अकॉर्डिंग क्या हुआ था, उसके बाद ये जो ये एक्ट है उसके अकॉर्डिंग फिर क्या हुआ, जितने भी जो नस्ल या जो अलग अलग धर्म की या अलग अलग जो राष्ट्रीय मूल के आधार पर क्या था, कोई भी किसी भी प्रकार का भेदभाव करना क्या था, तो बैन कर दिया गया। जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाने लगा। जो अफ्रीकन अमेरिकन जो चिल्ड्रंस हुआ करते थे, उनके लिए क्या था, तो सिर्फ एक गवर्नमेंट स्कूल ही था जिसे वो क्या करते थे, अफोर्ड कर सकते थे, यानी कि वो अटेंड करते थे, और उनमें भी क्या, उन्हें काफी कम फैसिलिटी दी जाती थी, जिसमें कि क्या, सिर्फ पुअरली क्वालिफाइड टीचर होते थे। फिर जो कि क्या था, जो कंपेयर जो व्हाइट स्टूडेंट होते थे उनके कंपेयर में क्या था, तो उन्हें जो व्हाइट पीपल के जो चाइल्ड्स होते थे, यानी कि जो वाइल्ड पीपल स्टूडेंट होते थे, उनके लिए क्या था, एक प्राइवेट स्कूल था, और जो उनका जो लिविंग एरिया था वो क्या था, गवर्नमेंट स्कूल से काफी अच्छा और काफी हाई रेटेड, यानी कि जो काफी हाई रेटेड वो स्कूल रहता था। तो यहाँ पे क्या है, तो हमें जो अफ्रीकन जो अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रन थे और जो व्हाइट चिल्ड्रन थे, उनके बीच में भी हमें क्या है, एक डिस्क्रिमिनेशन एजुकेशन में यहाँ पे देखने को मिला था, जो कि क्या है, 1950 में जो वो क्या था, जो भी मूवमेंट हुआ था उसके बाद ये सारी चीजें हटा दी गई थी। अब बात करते हैं कि चैलेंजेस जो है डेमोक्रेसी की, जो अब किस तरह क्या क्या मेन चैलेंजेस है किसकी, तो डेमोक्रेसी के, अब हम वो देखते हैं। यदि आप बात करें हम चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी की, मतलब कौन कौन सी जो लोकतंत्र की जो चुनौतियां होती हैं वो कौन कौन सी हैं। लोकतंत्र की, अगर लोकतंत्र की चुनौती, तो क्या है, किसी भी देश के लिए क्या है, किसी भी देश को पूरी तरीके से लोकतंत्र नहीं कहा जा सकता है। अब क्यों नहीं कहा जा सकता है, वो देखो, यानी कि जो यहाँ पे कहने की जो बात ये कि अगर हम कहें कि किसी भी कंट्री को कि ये प्रॉपर यानी कंप्लीटली डेमोक्रेटिक है, वो हम नहीं कह सकते हैं। हमेशा से ही ऐसे समुदाय और व्यक्ति होते हैं जो लोकतंत्र को नए अर्थ देते हैं और अधिक से अधिक समानता लाने के लिए क्या है, नए नए सवाल उठाते हैं। इसे केंद्र में
वह संघर्ष है जो व्यक्तियों को समानता और सम्मान दिलाने का पक्षधर है। इस पुस्तक में आप पढ़ेंगे कि किस तरीके से समानता का प्रश्न भारतीय लोकतंत्र में हमेशा दैनिक जीवन के विभिन्न पहलुओं और पहलुओं को क्या करता है, प्रभावित करता है। इन पार्ट यानी कि ये जो हमारा चैप्टर है इसमें क्या है, हम ये पढ़ेंगे कि आगे जो आने वाला जो आगे का नेक्स्ट चैप्टर जो होगा उसमें हम ये पढ़ेंगे कि जो इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि जो क्या व्यक्ति की समानता और उनके आत्मसम्मान को ऊंचा रखने की जो भावना है वो लोगों को स्वीकार कर रहा है या नहीं। तो ये जो चैलेंजेस है डेमोक्रेसी की, तो ये इसकी चैलेंजेस है। अब हम यदि बात करें किसकी, तो आर्टिकल 15 की, यानी कि हम अगर इंडियन अकॉर्डिंग टू हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 15 है वो क्या कहता है, कोई भी धर्म यानी कि रिलीजन, मूल्यवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर क्या है, भेदभाव क्या है, निषेध है, यानी कि भेदभाव मना कर रहा है, यानी कि उस पर प्रतिबंध लगा हुआ है। जैसे कि अगर हम पहला बात करें, राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल्यवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इससे इनमें से किसी के आधार पर भी कोई भी भेदभाव नहीं कर सकता है। दूसरा क्या कहता है, जो दूसरा है, कोई भी नागरिक केवल धर्म, मूल्यवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या किसी के आधार पर दुकान, सार्वजनिक भोजनालय, होटल और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान पर वो क्या कर सकता है, प्रवेश कर सकता है। और आर्टिकल 15(2) का बी क्या कहता है, जैसे कि जो पूर्वतः या भागत राज्य निधि के जो पोषित या जो साधारण जनता के प्रयोग के लिए जो मतलब जो भी पब्लिक एक रिस्टोर जो मेंटेन है वो क्या है, उसमें क्या कर सकते हैं, कोई भी जैसे कि तालाब हो गया या स्नान घाट हो गए, सड़क, सार्वजनिक जो जितने भी जो पब्लिक प्लेस है वहां पे उनके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव नहीं कर सकता। ये संबंध किसी भी नियोजन यानी कि दायित्व या शर्त के अधीन नहीं होगा। कहने का मतलब है कि जो भी आर्टिकल 15 के अकॉर्डिंग है, जितने भी जो पब्लिक प्लेस है जैसे कि रोड, पार्क या फिर वेल, जहाँ से क्या है सभी लोग पानी भरते हैं, वहां पे कोई भी जो पर्सन है वो किसी भी जो लो कास्ट की जो पर्सन है उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। यहाँ पे एक पॉइंट था जहाँ पे जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है उन्होंने यहाँ पे जो अपनी एक मन की बात कही है वो ये कह रखा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यहाँ पे कहते हैं कि अपने आत्मसम्मान के लिए, अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगाकर जीवित रहना क्या है, एक अशोचनीय है। आत्मसम्मान जीवन का सबसे जरूरी हिस्सा है। आत्मसम्मान जीवन का क्या है, एक सबसे जरूरी हिस्सा है। इसके बिना व्यक्ति क्या है, नग्न है। यानी कि जिसे हम क्या कहते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति क्या है, अपने आत्मसम्मान के बिना क्या है, नग्न है। क्या है, नग्न है। फिर आगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि आत्मसम्मान के साथ जीवन बिताने के लिए क्या है, व्यक्तियों को क्या है, कठिन यानी कि जो डिफिकल्ट सिचुएशन है, कठिनाइयों पर क्या है, विजय प्राप्त करनी है। केवल कठिन और निरंतर संघर्ष से ही व्यक्ति बल, विश्वास और मान्यता प्राप्त कर सकता है। मनुष्य नाशवान है, यानी कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं, क्या कहते हैं, जो मैन है यानी कि जो पीपल्स हैं वो क्या है, मोर्टल है, यानी कि नाशवाद है। हर व्यक्ति को किसी न किसी दिन मरना है, तुरंत व्यक्ति परंतु व्यक्ति को यह संकल्प होना चाहिए कि वह अपने जीवन का बलिदान आत्मसम्मान के उच्च आदर्शों को विकसित करने के लिए और अपने मानव जीवन को बेहतर बनाने के लिए करे। किसी साहसी व्यक्ति के लिए आत्मसम्मान रहित जीवन जीने से अधिक अशोभनीय और कुछ नहीं है। ये किसके द्वारा कहा गया है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा कहा गया। तो इन्होंने इस अपनी जो विचार रखा है इसमें जो सबसे ज्यादा जो फोकस किया है किस पे किया है, सेल्फ रिस्पेक्ट पे। किस पे किया है, सेल्फ रिस्पेक्ट पे।
तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का डिस्कशन, जिसमें क्या है हमने क्लास 7 का, जिसमें हमने क्या कर रखा है, क्लास 7 का जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा ऑन इक्वेलिटी, उसको आज हमने इसमें कंप्लीट कर लिया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा, और जो भी डाउट हो वो आप अपना कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उसको नेक्स्ट क्लास में क्या कर दूं, उस डाउट को नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर दूंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।